नमस्कार दोस्तों। यार, हमारे देश का जो बजट है, जैसे हर किसी के परिवार का बजट होता है। जब आप किसी दुकान पे जाते हो तो आपसे दुकानदार क्या पूछता है कि आपको हम किस रेंज का सामान दिखाएं। जैसे मान करके चलो कि मैं किसी कपड़े के दुकान पे गया, ठीक है, तो वहां दुकानदार पूछेगा मुझसे कि आपको कितने रेंज तक का कपड़ा चाहिए, 1,000 तक का, 1,000 से 2,000 तक का, कि 2,000 से 10,000 तक का। मतलब कि आपका बजट क्या है। वैसे ही यार हमारे देश का भी बजट होता है, ठीक है, और वो बजट हर साल 1 फरवरी को आता है, ठीक है, अभी। और इस साल का भी बजट आ चुका है। तो बजट में किसको क्या मिला है, किसको क्या नहीं मिला है, हमारे देश मतलब इस बजट से कहां जाएगा और क्या होगा, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, दूसरे पार्ट में, ठीक है। लेकिन यार आज हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि जो बजट है आखिर क्या है। बजट का जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है। बजट में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, कैसे बनता है, आधार क्या होता है, कौन से बेस पे बनता है, बनने के बाद कैसे इंप्लीमेंट होता है, यूनियन बजट क्या होता है, ठीक है। देश का सबसे पहला एक बजट, हमारे आजाद भारत का सबसे पहला बजट कब आया, और ऐसे अगर हम देखें तो हमारे देश का सबसे पहला मतलब बजट जब हम लोग आजाद नहीं थे तब कब आया, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और यार ये ऐसा नहीं है कि ये किसी क्लास से रिलेटेड टॉपिक है, हर लोग इस टॉपिक के बारे में समझ सकते हैं, और ये जितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और आपके देश में, मेरे देश में क्या हो रहा है इसका जानने का पूरा अधिकार आपको है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, जो कंसेप्ट ऑफ बजट है इसमें हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मैं हूं, ठीक है, और मेरा खर्च, एक महीने का खर्च, जैसे हम एक महीने या एक साल, आप जिस हिसाब से एज्यूम कर सकते हो कर लो। मेरा जो खर्च है वो 100 रुपए है, एक साल का हम मान के चलते हैं, क्योंकि हमारे देश का जो बजट है वो भी एक साल के लिए बनता है, ठीक है। तो मेरा खर्च 100 रुपए का है, लेकिन मेरा एक साल का आमदनी 90 रुपए है, ठीक है। अच्छा, तो आखिर 100 में से जब आप 10 घटाओगे, मतलब 10 रुपए मेरा आमदनी कम है लेकिन 10 रुपए मेरा खर्च ज्यादा है, मतलब कि मेरे पास शॉर्टफॉल है, पैसा का शॉर्टफॉल है, शॉर्टेज है पैसा का, ठीक है। और कितने रुपए का, 10 रुपए का। और इसी शॉर्टेज का नाम क्या है, डेफिसिट। क्या नाम है, डेफिसिट, ठीक है। मतलब कि ये जो 10 रुपए है, ये वाला जो 10 रुपए हमारे पास नहीं है, ये 10 रुपए कहां से आएगा, ठीक है। मतलब हम इस 10 रुपए को कहां से लाएंगे, चोरी करके लाएंगे? अच्छा, चोरी करके नहीं लाएंगे, ठीक है। तो कहां से लाएंगे, किसी से लोन ले लेंगे, किसी से कर्ज ले लेंगे, ठीक है। तो कर्ज लेंगे और इसको मेंटेन करेंगे, मतलब कि 10 रुपए का मैं जो है 10 रुपया का कर्जदार हो गया, ठीक है। अच्छा जी, तो ये एक आम व्यक्ति का एग्जाम्पल है। जैसे यहां पे हम अपना एग्जाम्पल लें, वैसे ही आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक। अच्छा, लेकिन ये आम आदमी का बजट था, वैसा ही सेम टू सेम केस किसके साथ होता है, गवर्नमेंट के साथ होता है। क्योंकि आम आदमी का एक छोटा सा परिवार होता है। मान लो कि भाई मेरा परिवार 5 लोग का है, 4 लोग का है, ठीक है। ले, ये आम आदमी है, वैसे ही आपका भी परिवार होगा 5 लोग का, 10 लोग का, ठीक है। लेकिन जो सरकार है, तो सरकार का कितने लोगों का परिवार है, 137 करोड़ लोग का, ठीक है, 137 करोड़ लोग का अभी। तो इसके लिए बजट बनाती है सरकार, ठीक है। तो बजट में सबसे पहले कि गवर्नमेंट का इनकम क्या है, गवर्नमेंट कहां कहां से पैसा कमाती है, और गवर्नमेंट का खर्च क्या है, गवर्नमेंट कहां कहां पे खर्च करती है, ठीक है। अच्छा, और इनकम माइनस खर्च अगर पॉजिटिव हुआ, इनकम माइनस खर्च अगर पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट में नहीं जाएगा सरकार। मतलब सरकार के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, सरकार सक्षम है और पैसा खर्च करने के लिए। लेकिन जितना आपका इनकम है, जितना आपका आमदनी है, मतलब सरकार का, और उससे ज्यादा खर्च है, मतलब सरकार जो है कि कर्ज में है, निगेटिव में, ठीक है। मतलब कि सरकार फिस्कल डेफिसिट में चली गई, ठीक है। अच्छा,
फिस्कल डेफिसिट, थोड़ा सा उटपटांग सा शब्द आपको लग रहा होगा, ये जो शब्द है ये फिस्क से लिया गया है, ठीक है, फिस्कल। और फिस्क मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी, ठीक है, सरकार का खजाना, जहां जो है कि हम लोग जो टैक्स देते हैं तो उस टैक्स को सरकार कहां रखती है, खजाने में। तो जो फिस्क शब्द है वो फिस्क शब्द गवर्नमेंट ट्रेजरी को बताता है, ठीक है, तो ये चीज। अच्छा, अब यहां पे एक क्वेश्चन आएगा कि जब हम कर्ज में थे, जब मैं कर्ज में था, जब मेरे पास 100 रुपया का खर्च था और 90 रुपए का आमदनी था, 10 रुपए मैं अपने किसी दोस्त से कर्ज लेके इसको मेंटेन किया, वैसा ही केस सरकार के पास आ जाए, जब सरकार कर्ज में चला जाए, जब सरकार फिस्कल डेफिसिट में चला जाए, ठीक है, तब क्या होगा। वही क्वेश्चन है कि व्हेन गवर्नमेंट इज इन फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, सरकार के पास दो ऑप्शन है, बोरो कर ले मनी को, तो किससे, हमसे करेगी, सरकार को हम पैसा देंगे, मेरे पास क्या उतना पैसा है, नहीं, तो फिर सरकार कहां से पैसा लाएगी, तो सरकार पैसा लाएगी वर्ल्ड बैंक से, ठीक है, या किसी दूसरे देश से कर्ज ले लेगी। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है पैसा को सरकार प्रिंट कर दे, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन बड़ा ही खतरनाक ऑप्शन है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो सरकार के पास फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करने के लिए दो ऑप्शन है, अब देखते हैं कि सरकार कौन से ऑप्शन को चूज करती है ना। अच्छा, अब जो यार फिस्कल डेफिसिट आप समझे हो, तो ये जो नंबर है ये कैसे दिखाया जाता है, ठीक है, तो ये जो नंबर है जीडीपी के रिलेशन में दिखाया जाता है, जीडीपी से रिलेटेड है। मतलब कि जैसे कि आप बजट में सुने होंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर कहती हैं कि इस साल का जो जीडीपी है हमारे देश का, अगर मान करके चलो कि इस साल का जीडीपी 10% है या 15% है, मान लो, उससे भी छोटे से शब्द में हम कहें तो हमारा, मान के चलो कि हमारे देश एक साल में 1 लाख करोड़ रुपया कमाता है, ठीक है, 1 लाख करोड़। अच्छा, तो उस 1 लाख करोड़ का मतलब कि फिस्कल डेफिसिट की जब हम बात करेंगे तो वो जो है कि 3%, 4%, 5% होगा। मतलब हमारे जीडीपी का 1% फिस्कल डेफिसिट हो सकता है, 2%, 3%, 4%। मतलब मेरे देश का जितना जीडीपी है उसका कुछ परसेंटेज कर्ज होगा, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। आप अभी जो बजट पेश हुआ है उसमें भी आप सुने होंगे कि इन द बजट फाइनेंस मिनिस्टर से दिस ईयर फिस्कल डेफिसिट में बी 5%, 4%, 3%, 2 और 1, ठीक है। ऑफ क्या, किसका फिस्कल डेफिसिट, ऑफ जीडीपी। अगर हमारे देश का जीडीपी मतलब कि 10% है तो उसका जो है, मान लो कि जीडीपी हमारा 1 लाख करोड़ है, ठीक है, या 10 लाख करोड़ है, तो उसका 5% हम फिस्कल डेफिसिट में, मतलब कि उसके कर्ज में है, ठीक है। अच्छा, यहां एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि क्या गवर्नमेंट कह सकती है कि इस साल जो फिस्कल डेफिसिट है वो 90% है या 100% है या 200% है, क्या ऐसा गवर्नमेंट कह सकती है? 2-5% गवर्नमेंट अगर कह दी, सरकार कह रही है कि 5% हम कर्जा में है, ठीक है, अगर मान लो कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला मैम कहती है कि हम 5% कर्ज में है, हम 4% कर्ज में है, फिस्कल डेफिसिट में है हम अपने जीडीपी के, तो सरकार के लिए ये कहना बड़ा ही आसान हो जाएगा। निर्मला सीतारमण मैम जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, वो ये भी कह सकती हैं कि हम इस साल 100% फिस्कल डेफिसिट में, हम अपने जीडीपी के, ठीक है। लेकिन ये चीज सरकार नहीं कह सकती, मतलब निर्मला मैम जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो इसको बिल्कुल नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती, इसको देखते हैं। क्योंकि द गवर्नमेंट इज बाउंडेड बाय द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 टू कीप द फिस्कल डेफिसिट इन चेक। जब जब हमारा देश कर्ज में जाएगा, हमारे जीडीपी का जब जब हमारा देश फिस्कल डेफिसिट में जाएगा, तो गवर्नमेंट को इसको मेंटेन करना है, चाहे वो टैक्स बढ़ा के मेंटेन करे, चाहे वो अपने इनकम सोर्स को और डेवलप कर ले। कैसे करेगी वो गवर्नमेंट का काम है, लेकिन उसको मेंटेन करना है। वो 1, 2, 3, 4% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 5% से ज्यादा, ठीक है। और अगर ऐसा जाएगा तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार होती है। ये 2003 में इस लॉ को बनाया गया था, ठीक है। अच्छा, अब हम आपको दो ऑप्शन बताए थे कि बोरो मनी और प्रिंट मनी। ये गवर्नमेंट का ये है कि जब हमारी सरकार फिस्कल डेफिसिट कर्ज में चली जाएगी तब ये दो ऑप्शन ये यूज कर सकती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट पहला वाला, दूसरा हम ऑप्शन देखें, अधिक मनी को प्रिंट आउट कर लेती है, अधिक मनी को प्रिंट आउट कर लेगी, तब क्या होगा, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, महंगाई बढ़ जाएगा, पैसा का वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है।
मतलब जो सामान आप आज 100 रुपए में खरीद रहे थे, अगर जितना ज्यादा पैसा अगर गवर्नमेंट प्रिंट करेगी तो हो सकता है कि वही सामान आपको 1 लाख में खरीदना पड़ जाए। ठीक है, इतना भी मतलब वो डिपेंड करता है कि सरकार कितना पैसा छाप ले रही है, कितना पैसा प्रिंट आउट कर ले रही है, जो कि सरकार कभी नहीं करेगी। ठीक है। दूसरा, बोरो मनी। बोरो किससे कर रही है? किसी स्विस बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, या किसी दूसरे देश से जिसके पास की पैसा है। तो जब पैसा हम लोग किसी से कर्ज लेते हैं, ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट, उसका ब्याज चुकाना होता है। क्या देना पड़ता है? ब्याज। ठीक है, तो जब जितना अधिक पैसा हम कर्ज लेंगे उतना अधिक इंटरेस्ट हमको चुकाना होगा, और उतना इंटरेस्ट जब हम चुकाएंगे तो जो जनता का ज्यादा से मैक्सिमम जो पैसा टैक्स से सरकार कलेक्ट करेगी वो सारा के सारा पैसा सरकार कर्ज चुकाने में खर्च कर देगी। ठीक है, तो देश का विकास नहीं होगा। इसलिए सरकार ये दोनों में से कोई ऑप्शन यूज नहीं कर सकती। कभी कभी ये वाला ऑप्शन यूज करना पड़ता है, बट ये ऑप्शन नहीं यूज कर सकती है। ठीक है, अब जो है कि ये हमारा इतना है। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि यूनियन बजट क्या होता है, तो हम इसके बारे में अब बात करते हैं। ठीक है, अब यार हम लोग देखेंगे कि जो यूनियन बजट है ये क्या होता है। ठीक है, तो यार यूनियन बजट कुछ नहीं है। अगर जो देश है उसका इनकम और उसके एक्सपेंडिचर का पूरा अगर बायोडाटा मिल जाए, दैट इज यूनियन बजट। अगर सिंपल से हम लोग सेंटेंस से समझें तो स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, अच्छा, तो यार आखिर जो इनकम है, जो गवर्नमेंट का अर्निंग का सोर्स है, वो कहां कहां से है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनकम, गवर्नमेंट कहां से पैसा कमाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेकरिंग इनकम की। अब आप बोलोगे कि भाई रेकरिंग इनकम क्या होता है, तो यार एक ऐसा इनकम जो खत्म नहीं होने वाला हो, है ना। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे कि वाटर जो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, होता है ना। एनर्जी में हम लोग बात करते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे सनलाइट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और फॉसिल फ्यूल जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो जो रेकरिंग इनकम है वो यार गवर्नमेंट का रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये हमेशा आते रहेगा, चाहे वो सरकार कोई भी बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स, तो उसी को अगर हम स्टेटमेंट में देख लें, पोर्शन ऑफ रेवेन्यू दैट इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर। ठीक है, एक ऐसा पोर्शन जो कि हमेशा फ्यूचर में आते रहे। ठीक है, जैसे कि इनकम टैक्स हमेशा आएगा सरकार को, जीएसटी हमेशा आएगा। अगर बाय द वे जीएसटी को हटा दिया जाता है, कुछ और आ जाएगा, कोई दूसरा टैक्स आ जाएगा, लेकिन टैक्स लेती रहेगी सरकार, और कुछ अदर टैक्सेज। ठीक है, तो ये सब जो है कि रेकरिंग सोर्स ऑफ इनकम है। और एक ऐसा इनकम भी होता है गवर्नमेंट के पास जो कि वो 1-2 साल में एक बार एक मोटा पैसा कमाती है। ठीक है, वंस इन अ वाइल, जैसे कि सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। अभी यार जो हम लोग नेट यूज कर रहे हैं, ये हम लोग 4G यूज कर रहे हैं। अब हमारे देश में 5G आने वाली है। ठीक है, तो उसके स्पेक्ट्रम का बोली लगता है। ठीक है, तो वो जो बोली होता है सेल ऑफ स्पेक्ट्रम, तो वो कौन बेचती है? गवर्नमेंट बेचती है। किसको बेचती है? किसी बड़े बड़े कंपनी को बेचती है, और कंपनी से एक बार में मोटा पैसा ले लेती है, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 80,000 करोड़, 70,000 करोड़, ऐसे। ठीक है, दूसरा सेल ऑफ माइनिंग राइट्स। जैसे आपने सुना होगा कि कोयले का खदान है यहाँ पे हमारे देश में, या हमारे देश में गोल्ड माइंस हैं, तो ये जो गोल्ड माइंस है या कोयले का खदान है, तो हाँ जी, देखिए, तो हम लोग यार बात कर रहे थे, बीच में कुछ लोग आ गए हुए थे यार, मतलब जो अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो वो लोग आ गए थे वोट के लिए। ठीक है, तो यार इस कारण से थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना पड़ा, क्योंकि वो लोग काफी हल्ला कर रहे थे। तो यार हम बात कर रहे थे सेल ऑफ स्पेक्ट्रम, जिसमें कि 5G। ठीक है, दूसरा है सेल ऑफ माइनिंग राइट्स, जिसमें कि कोयला का माइन हो गया, गोल्ड का हो गया, या बालू का हो गया, या पत्थर का हो गया। तो इसको यार गवर्नमेंट बेचती है बड़े बड़े कंपनी से। ठीक है, और कंपनी उसके बदले गवर्नमेंट को एक बार में पैसा दे देती है। ओके, और जो लास्ट है
डाइवेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अभी यार आप लोग सुन रहे हैं कि एलआईसी का आईपीओ आने वाला है। इससे क्या होगा? आईपीओ आने से किसको फायदा होगा? आम पब्लिक को तो फायदा होगा ही होगा, साथ साथ गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास मतलब एलआईसी का गवर्नमेंट के पास मेजर हिस्सा है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा? गवर्नमेंट को फायदा होगा। लेकिन ये सब इनकम एक बार में आता है, बहुत ही बड़ा अमाउंट आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इनकम। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसेज ऑफ गवर्नमेंट। जो सरकार है तो सरकार की खर्च भी होती है, ठीक है, जिसमें से कि रेकरिंग एक्सपेंसेस, जो कि सरकार की ये खर्च बंद नहीं होने वाली है, रिन्यूएबल है, ठीक है। जैसे सैलरी और पेंशन्स देना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सरकार हमारी बीजेपी की हो या हमारी कांग्रेस की हो या किसी अदर पार्टी की हो, ये आज हो, 100 साल के बाद हो या 100 साल पहले हो, ठीक है, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको सैलरी मिलेगा ही मिलेगा। तो ये रेकरिंग एक्सपेंसेज है। और गिविंग सब्सिडीज, सब्सिडीज से आप क्या समझते हो? जैसे हम लोग को क्या चीज का सब्सिडीज मिलता था, अब नहीं मिलता है, एलपीजी का, ठीक है। किसान लोगों को सब्सिडी मिलता है फर्टिलाइजर पे, यूरिया पे, डीएपी पे। ये कौन देती है? गवर्नमेंट देती है, ठीक है। तो ये सब रेकरिंग सोर्स ऑफ इनकम है। अच्छा जी, उसके बाद एक ऐसा खर्च गवर्नमेंट का जो एक बार में हो, लेकिन सरकार का मोटा पैसा खर्च होता है, जैसे कि रोड्स का कंस्ट्रक्शन करना। हमारे इस साल का जो बजट है इसमें गवर्नमेंट क्या बोली है कि 25,000 किलोमीटर रोड जो है कि हम लोग मतलब कि इसको और एक्सपेंड करेंगे इस साल, ठीक है, नेशनल हाईवे बनेगा। तो यार ये हो गया। एयरपोर्ट बनाने में, जैसे कि पोर्ट बनाना है, रेलवे लाइंस और बिछवानी है, तो इन सब में गवर्नमेंट का एक बार में मोटा पैसा खर्च होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो खर्च हो गया। अब यार हम बात कर लेते हैं यूनियन बजट जो है आखिर ये बनता कैसे है। तो यार ये 3 पार्ट को मिला के बनाया जाता है मुख्य रूप से, जिसमें की है इनकम्स एंड एक्सपेंसेज ऑफ द लास्ट ईयर। जैसे कि मान लो 2022 से 23 का बजट बना है, तो इसमें जो सरकार है उस सरकार की 2021 से 22 में क्या कमाई की है और क्या खर्च की है, मतलब इनकम और एक्सपेंसेज लास्ट ईयर का। दूसरा, एक्सपेक्टेड इनकम्स एंड एक्सपेंसेज ऑफ करेंट ईयर। इस साल 2022 से 23 में मैं सरकार क्या कमाऊंगा, ठीक है। अगर मैं सरकार हूं तो मुझे पता होता है कि मैं इस साल कितना पैसा कमाऊंगा ऑन एन एवरेज, ठीक है। और तीसरा, इकोनॉमी एनालिसिस। जैसे यार कोविड-19 2019 में आया, तो यार 2019 में तो आया, लेकिन सरकार को पता नहीं थी कि इतना बड़ा पैंडेमिक आ जाएगा। जैसे 20 से 21 का बजट पेश हो गया, 20 में कोविड जो है कि पूरा पांव पसार चुका था, ठीक है। तो 20 से 21 का जो बजट बनाया गया उसमें ये जो इकोनॉमी एनालिसिस है इसको करके बनाया गया, ठीक है। और 21 से 22 में, जैसे 21-22 में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है, क्योंकि 20 से 21 में वैक्सीन बना नहीं था, ठीक है। तो 21 से 22 में जो सरकार बजट बनाई उसमें इस चीज को देखी थी कि हमारा मेजोरिटी पैसा वैक्सीनेशन पे खर्च होगा, हेल्थ सेक्टर पे खर्च होगा। तो ये इकोनॉमी एनालिसिस सरकार कर लेती है कि कहां पे मतलब कि गलत हो रहा है, कहां पे सही हो रहा है, कहां पे बजट बढ़ाना है, कहां पे कम करना है, ठीक है। अब यार कुछ फैक्ट है बजट के बारे में, काफी इंटरेस्टिंग है। जब हम लोग आजाद नहीं थे तभी हमारा यूनियन बजट पेश हुआ था। आजादी मिलने के बाद का बजट अलग है। आजादी से पहले हमारा जो सबसे पहला यूनियन बजट है वो 1860 में पेश किया गया था। किनके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा, जो कि आज के दिनों में हम लोग द इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो है इसके फाउंडर यही हैं। और दूसरा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इसके भी फाउंडर कौन है? जेम्स विल्सन, ठीक है। और यही व्यक्ति जो है कि एज ए फाइनेंस मिनिस्टर 1860 ईस्वी में हमारे देश का बजट पेश किए थे, ठीक है। तो यार आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हर साल काहे बजट पेश करना है यार, एक ही बार में 5 साल के लिए सरकार बनती है, 5 साल के लिए बजट पेश कर दो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है यार। ये यार हमारा जो आर्टिकल है 1121 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949, ये राइट देती है कि हर साल बजट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो आर्टिकल है ये क्या राइट देती है मैं आपको बताता हूं पढ़ करके। आर्टिकल 1121 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949, द प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी
laid before both the House of Parliament a statement of estimated receipt। इतना तक का ये मतलब हुआ कि सरकार का इनकम क्या है एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, ऑफ इंडिया फॉर दैट ईयर। In this part referred as the annual financial system which is known as budget, ठीक है। मतलब ये आर्टिकल हमारा संविधान ये अधिकार देता है और ये संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि हर साल बजट बनाना ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यार, उससे भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जब पिछले साल हमारा बजट पेश हुआ था तो पहले जो बजट पेश होता था वो कैसे होता था, वो यार बजट जिस दिन, जैसे मान लो 1 फरवरी को बजट पेश करना है तो उससे 10 दिन पहले कागज पे छपना शुरू हो जाता था पेज पे, ठीक है। लेकिन पिछले साल जो बजट निर्मला मैम पेश की थी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो यार एक टेबलेट पे पेश की हुई थी, मतलब कि डिजिटल बजट आया हुआ था, ई बजट, ठीक है। तो हलवा सेरेमनी रखा गया था। हलवा सेरेमनी इसलिए कि जब बोला जाता है कि हम लोग कुछ भी शुभ काम करते हैं ना तो उससे पहले कुछ मीठा हो जाए, ऐसा बोला जाता है, जैसे शादी में मिठाई का प्रचलन है, ठीक है। तो वैसे ही यार हलवा सेरेमनी हुआ था। तो यार जैसे कि डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं बजट का, तो इस बार डॉक्यूमेंट तो प्रिंट करना नहीं था, डायरेक्ट टेबलेट में था, सारा डिजिटल बजट था, तो उसी के लिए हलवा सेरेमनी रखा गया था, ठीक है। और ये सबसे पहला बार जब 2021 से 22 का बजट पेश हुआ था तो ई फॉर्मेट मतलब कि डिजिटल फॉर्मेट में बजट पेश हुआ था। अब हम लोग बात कर लेते हैं लाइफ लाइन ऑफ बजट, बजट का फॉर्मुलेशन। जैसे यार हम लोग को क्या लगता है कि 1 फरवरी को जैसे अभी बजट पेश हो रहा है तो क्या आज ही के दिन एक दिन पहले बजट बनाया गया और पेश हो गया, जैसे कि हमने आपको आज वीडियो बनाया और जो है कि आज हमने पब्लिश कर दिया और कल से आप देख सकते हो, मतलब आज से देख सकते हो। लेकिन क्या बजट के साथ भी ऐसा ही होता है कि एक दिन में बजट बना और पेश हो गया? तो जी नहीं, इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। बजट जो है 5 से 6 महीने पहले से बनना शुरू हो जाता है, मतलब कि सितंबर अगस्त के महीने से ही सरकार जो है बजट पे वर्क करना शुरू कर देती है कि अब यार टाइम आ गया है फरवरी महीने का, अब हमें जो है अपने देश के बजट पे वर्क कर देना चाहिए, तब जाकर के बजट तैयार होता है। जैसे हम पिछले साल के बजट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। पिछले साल बोले तो 21 से 22 का जो बजट बना था उसका बेसिस क्या था, किस बेसिस पे बनाया गया? तो सबसे पहले यार एक्चुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 2019 से 22 का निकाला गया, ठीक है। दूसरा रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 2020 से 21, 2020 से 21 में उसी एस्टिमेट को रिवाइज किया गया। और उसके बाद जो तीसरा है वो बजट एस्टिमेट ऑफ 2021 से 22, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस करके जो है कि बजट को निकाला गया, मतलब कि बनाया गया बजट को, ओके। अब जो है लाइफलाइन ऑफ बजट में बजट का इनएक्टमेंट, जैसे मान लो कि बजट बन चुका है, बजट जो है मान लो इस साल जो बजट पेश हुआ 2022 से 23 का, ये बजट मैम ने बना दिया, ओके। ये बजट बनाने से पहले का कहानी था। तब क्या होगा कि बजट जो है कि मैम आएंगी सांसद में और स्पीच देंगी, ठीक है। और इस स्पीच को देने के बाद में इसको लेजिस्लेचर के द्वारा ये कर दिया जाएगा, मतलब बोल दिया जाएगा कि ये बजट मतलब पास हो गया, पारित हो गया। अब लेजिस्लेचर क्या होता है? तो लेजिस्लेचर जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अगर हम कंबाइंड कर दें दैट इज लेजिस्लेचर, ठीक है। अच्छा, तो लेजिस्लेचर को ये बिल अप्रूव करना होता है, ठीक है। जो बजट मैम ने पेश किया है, जो बिल आया है, उस बिल को कौन अप्रूव करेगा? लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिल के करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन कौन सा बिल होता है? तो एक होता है फाइनेंस बिल और दूसरा होता है एप्रोप्रिएशन बिल। यार डरने का कोई बात नहीं है, क्योंकि यार एक एक चीज हम लोग समझेंगे, ठीक है। जैसे फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल में क्या आया? तो फाइनेंस बिल के अंदर मान लो कि सरकार बोलती है कि मैं 1 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपए इस साल मैं रोड पे खर्च करूंगा या करूंगी, ओके। अच्छा, एयरपोर्ट पे मैं 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करूंगा, उसके बाद मैं किसी और चीज पे 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करूंगा, दैट इज फाइनेंस बिल, मतलब इंक्लूड्स फाइनेंशियल प्रपोजल्स मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द ईयर, ठीक है। इस साल सरकार इस जगह पे हेल्थ सेक्टर पे इतना खर्च करेगी, एग्रीकल्चर सेक्टर पे सरकार इतना खर्च करेगी, ठीक है। उसके बाद होता है एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है कि जैसे सरकार जो बात बोली इस बात को एप्रोप्रिएट करना होता है, अप्रूव करना होता है, ठीक है। मतलब जैसे आप मान लो
कि जो सरकार बोल रही है इस बात को जो है कि मुहर लग जाएगा कि हाँ ठीक है, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, और ये काम मतलब ना इसको आप क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर मिल चुका है इस काम का कि 1 लाख करोड़ रुपए जो है कि आप रोड पे खर्च कर दीजिए, 1 लाख करोड़ रुपए आप एयरपोर्ट बनाने पे खर्च कर दीजिए। तो ये होता है एप्रोप्रिएशन बिल। ओके, परमिशन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू विड्रॉ फंड्स फ्रॉम ट्रेजरी। जो डेफिसिट का हम लोग बात किए थे, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, डेफिसिट तो मतलब कि जो गवर्नमेंट के खजाना में जो टैक्स आ रहा है, जो आम जनता, कॉर्पोरेट और जो भी लोग हमारे देश के नागरिक हैं वो जो टैक्स दे रहे हैं, तो वो तो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा हो रहा है, गवर्नमेंट के खजाना में जमा हो रहा है। तो वहां से जो है कि इस पैसा को निकालना है, तो इसी के लिए एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है। ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल जो है कि गवर्नमेंट को पावर देती है कि आप फंड को विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लेजिस्लेचर है, जो लोकसभा और राज्यसभा है, वो फाइनेंस बिल में हस्तक्षेप कर सकती है कि ठीक है 1 लाख करोड़ रुपए जो आप खर्च कर रहे हो, तो आप 1 लाख करोड़ रुपए खर्च नहीं करके आप 90 लाख करोड़ मतलब कि 90,000 करोड़ रुपए में आप काम चला लो। लेकिन अगर यहाँ पे कोई नहीं रोक पाएगा, फाइनेंस बिल में अगर कोई नहीं रोक पाएगा, अगर कोई सरकार को मना नहीं कर पाती है, देन एप्रोप्रिएशन बिल में विड्रॉ करने से पैसा कोई नहीं रोक सकता। मतलब सरकार अब आजाद है 1 लाख करोड़ रुपए निकालने के लिए। ठीक है, अब है लाइफ लाइन ऑफ बजट, जो कि है बजट का एग्जीक्यूशन। सबसे पहला पार्ट हमने बात किया था कि बजट बनता कैसे है, एक एग्जांपल लेके आपको बताए थे। दूसरा पार्ट में स्पीच देने के बाद में क्या होता है, लेजिस्लेचर से ऑर्डर मिल जाता है, लोकसभा राज्यसभा से 2 बिल होता है, एक फाइनेंस बिल और एक दूसरा बिल होता है एप्रोप्रिएशन बिल। ओके, अच्छा, उसके बाद जो है कि बजट का एग्जीक्यूशन, जो कि तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो जैसे यार क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा देख लें तो बजट जो जैसे फरवरी में पेश हुआ है, तो ये बजट 1 अप्रैल से लागू होगा, 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि फरवरी से ही लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बजट का एग्जीक्यूशन। अब देखो थोड़ा सा हम इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जो बजट है, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये बजट के डेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे 2017 से पहले 28 फरवरी को बजट आता था और अब कब आता है, 1 फरवरी को आता है। ठीक है, तो यार बजट जो है इसमें अगर हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ बजट की बात कर लें तो एक होता है कैपिटल बजट। ठीक है, कैपिटल बजट में कैपिटल एक्सपेंस और कैपिटल रिसिप्ट होता है। ठीक है, और दूसरा होता है रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट में क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब कैपिटल बजट का बोले कि कैपिटल का खर्च कहां हो रहा है, कैपिटल का रिसिप्ट, इसके बारे में हम समझेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग को मतलब हार्ड लग रहा है तो आप लोग वीडियो को पॉज कर दें या ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं करना है, हम सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है, जैसे कि गवर्नमेंट जो है अपना पैसा को खर्च करेगी एयरपोर्ट बनाने में, ठीक है, रेलवे बनाने में, रोड बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, कॉलेज बनाने में, डेट इज कैपिटल एक्सपेंस। जो पैसा सरकार के पास है उस पैसा को कैपिटल को खर्च करेगी। ठीक है, जो कि एक ही बार बनेगा, रोड एक बार बनेगा, रेलवे लाइन एक बार बिछेगी, एयरपोर्ट एक बार। ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस क्या हुआ, मंथ टू मंथ, जैसे कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी देना है ना, तो उनका सैलरी जो है मंथ टू मंथ जो है कि मिलेगा। ठीक है, जैसे सब्सिडीज देना है, जैसे अभी किसान को हर महीने साल में जो है कि 3 से 4 बार 2-2 हजार 6 बार मिलता है, मतलब 12,000 रुपए एक किसान को मिलता है, कुछ उसके टर्म्स हैं। तो ये गवर्नमेंट के खजाना से मतलब कि ये फिक्स है कि एक साल में इतना पैसा खर्च होगा। ठीक है, तो वो क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि किस टाइप के एक्सपेंस को स्टॉक मार्केट के द्वारा एप्रिसिएट किया जाता है कि ये हमारे स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है, ठीक है, क्या कैपिटल एक्सपेंस या रेवेन्यू एक्सपेंस। तो रेवेन्यू एक्सपेंस को स्टॉक मार्केट नहीं लेती है, क्यों, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंस जैसे आपका सैलरी आ रहा है आपके अकाउंट में, ठीक है, किसान के खाते में सब्सिडी जा रहा है, इससे स्टॉक मार्केट का कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंस जैसे कि ब्रिज बनेगा, रोड बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा या कुछ होगा ऐसा कुछ, तो इससे क्या होता है कि सरकार जो है कि किसी बड़े से कंपनी को मतलब कि ये देगी, टेंडर देगी। टेंडर देने से क्या होगा कि वो कंपनी आएगी, बिड डालेगी, उस मतलब कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, है ना, डायरेक्ट ये पैसा मेरे आपके खाते में नहीं आने वाला है, तो वो कंपनी उस कंस्ट्रक्शन वर्क करेगी
और कंस्ट्रक्शन वर्क करने के बाद क्या होगा कि उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, मतलब एक पूरा चेन बना हुआ है। तो इस चेन के थ्रू जो है कि काम होता है। इसीलिए जो स्टॉक मार्केट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो है कि ज्यादा बढ़ावा देती है। ठीक है, ज्यादा बढ़ावा देने का ये मतलब हुआ कि मार्केट जो ऊपर नीचे करता है सरकार के बजट से, तो उसमें मुख्य रूप से कैपिटल एक्सपेंडिचर का काम होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मतलब सरकार पैसा कहां से लाएगी। अब सरकार मेरे से पैसा कितना ले जाएगी, जितना मेरे हम टैक्स के अधिकार मतलब हकदार होंगे। लेकिन जैसे सरकार 5G स्पेक्ट्रम का नीलामी कर रही है, ठीक है, एयरटेल जियो सब बोली लगा रहे, तो यहां से कैपिटल रिसिप्ट होगा सरकार को। ठीक है, अब रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो रेवेन्यू है मंथ टू मंथ की बात कर लें, जो जैसे टैक्स से जो इन्वेस्टमेंट की है, डिविडेंड्स हो गया, पीएसयू कंपनी, इन सब जगह पे जो सरकार का इन्वेस्टमेंट है वहां से जो पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, अच्छा अब यार थोड़ा सा हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं कि अब से पहले 2017 मतलब जब से जीएसटी आया है उससे पहले हम लोग देखते थे हमेशा कि कौन सा सामान सस्ता हुआ है, कौन सा सामान महंगा हुआ है। इसी बार का बजट आया, सामान पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, जो रेट है हमारा लगभग लगभग उसी रेट में हम आज भी परचेज करेंगे और आज भी हम लोग जो है कि उसको बेचेंगे। ठीक है, लेकिन ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो है कि जीएसटी रेट जो है कि जीएसटी अब आ चुका हुआ है। ठीक है, और जीएसटी रेट बजट में डिसाइड नहीं किया जाता है, जीएसटी के लिए स्पेशल काउंसिल बनाया गया है, वही डिसाइड करेगी कि हम 18% टैक्स लेंगे कि 20% टैक्स लेंगे। ठीक है, इसलिए जो मतलब कि बजट में जो अब सामान का जो रेट बढ़ता है घटता है ये चीज हमें अब देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसका जो है कि पूरा काम कौन देखता है या देखती है, जीएसटी काउंसिल देखती है। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग जान लेते हैं कि 26 नवंबर 1947 आजाद भारत का सबसे पहला बजट पेश हुआ था। कितना का पता है, 197 करोड़ का, 197 करोड़। ओके, और अब जो है 2022 में हम लोग 75 साल हमारे आजादी का हो गया, जो कि हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, और यार इस समय लगभग लगभग 40 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया, मतलब 197 करोड़ और 40 लाख करोड़, ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, 75 साल में इतना बड़ा डिफरेंस। ओके, और उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो आर.के. शनमुगम, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम के, और यही बजट को उस टाइम पेश किए थे। तो ये है हमारा जो है कि कंसेप्ट्स ऑफ बजट, कुछ फाइनेंशियल मतलब कि हम लोग समझने का कोशिश किए हैं कि क्या क्या टर्म्स होता है, बजट कैसे बनता है, बजट का इम्प्लीमेंटेशन कितने स्टेज में होता है। और हमारा जो इस वीडियो का दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि किसको क्या मिला है बजट में 2022 से 23 में। ठीक है, और आम आदमी को कुछ नहीं मिला है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।